बच्चों, आज की क्लास में हम तोड़ो कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पहला प्रश्न है, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? यहाँ कवि ने जो कविता में लिखा है कि तोड़ो ये पत्थर, ये चट्टानें, इन चीज़ों को उन्होंने किस चीज़ का प्रतीक मानकर इन्हें तोड़ने की, इनके विध्वंस की बात की है। तो हम देखते हैं, जो पत्थर और चट्टान जो शब्द हैं वह बाधाएं हैं जो सृजन के मार्ग में, सृजन क्या होता है, कोई नई चीज़ का पनपना या उत्पन्न होना या नवीनता के मार्ग में जो चीज़ें बाधाएं हैं, उन्हें पत्थर और चट्टान मानकर इन्हें तोड़ने की बात की है। उन्होंने कहा, अगर खेत की बात की जाए, खेत में अगर पत्थर और चट्टानें हैं, जब तक उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, तब तक वहाँ पर फसल लहलहा नहीं पाएगी। ऐसे ही हमारे मन में जो जड़ताएं हैं, जो पुराने विचार हैं, वह पत्थर और चट्टान के समान हैं। जब तक उन्हें अपने मन मस्तिष्क से हटाया नहीं जाएगा, तब तक नवीन विचार हमारे भीतर प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। यहाँ कवि जो है मिट्टी को अच्छी प्रकार से जोतने में की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिट्टी में रस है, तभी तो वृक्ष, पेड़ पौधे, घास फूस सब उग पाती है। अगर मिट्टी में रस ना हो, रस अर्थात जीवन ना हो, तो ये कैसे उत्पन्न हो पाएगी? ये सब चीज़ें असंभव हो जाएंगी। वह बंजर नहीं है। उसकी बंजरता को दूर करने के लिए इन पत्थरों को, इन चट्टानों को उस पर से हटाना होगा, तभी तो वो अपने अंदर के जीवन को दर्शा पाएगी। वह कहती है, बीज के अंकुर होने, जब बीज डाला जाता है, वो धीरे धीरे उसे पालती पोसती है, उसे नमी प्रदान करती है, तभी वह बीज में से अंकुर निकलता है और धीरे धीरे वह भूमि को से बाहर आकर एक पौधा, फिर वृक्ष का रूप प्राप्त करता है। तो वही वह कहते हैं, इसी प्रकार जब हम अपने मन में व्याप्त खींच को नष्ट कर देते हैं, अपने मन के एक तनाव को, अपने अंदर जो एक कह सकते हैं परेशानी है, प्रतिकूल विचारों को जब हम दूर करते हैं, तभी एक श्रेष्ठ, एक अच्छी कह सकते हैं विचार का जन्म होता है, उसका सृजन होता है। इसलिए कवि कहते हैं, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, मतलब उसे खोदो, उसे बनाओ, उसके लिए रास्ता निर्मित करो कि जहां नई चीज उत्पन्न हो सके। पहले वो तोड़ो कहते हैं, फिर बाद में उसे नए नवीन के सृजन के लिए उसे गोड़ने की बात भी करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत में गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। मैंने आपको कविता के शुरू से ही और यहाँ भी प्रश्न के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब एक स्वतः ही प्रश्न आ गया है, स्वयं में एक अपना प्रश्न आया है, गोड़ो और तोड़ो के बीच में क्या अंतर है, क्यों एक का प्रारंभ तोड़ो से होता है और उसका ही अंत, कविता का अंत, गोड़ो से होता है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को भी। कवि ने जनता, अगर हम देखें, रघुवीर सहाय जनता के कवि हैं। उन्होंने एक कविता लिखी थी, रामदास, बहुत ही सुंदर कविता है। ये मैं आपको गूगल मीट में ही समझाऊंगी कि क्या बोलते हैं वह इसके अंदर। यहाँ वह नव निर्माण की चाहते हैं, लेकिन नव निर्माण कब होगा? जब पहले का, जो पहले से स्थापित है, उसका विध्वंस हो। तो वह कहते हैं उस विध्वंस के लिए जरूरी है तोड़ना। अब वह कविता का प्रारंभ, तभी जब चीज टूटेगी तभी तो नवीन का सृजन होगा। इसलिए वो कविता का प्रारंभ करते हैं तोड़ो 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 शब्द से। और इतनी गहन आवृत्ति है इसकी कि मतलब एक तरह का बहुत ही कह सकते हैं जोर के साथ, बहुत ही एक कह सकते हैं अपनी पूरे संपूर्ण ताकत के साथ मानो वो कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो इन सब चीज़ों को, तभी तो नवीन का सृजन होगा। वे कहते हैं जब ये चीज़ें टूटेंगी, ये विध्वंस होगा इन सब चीज़ों का, उसके बाद ही नवीन का सृजन हो पाएगा। पुरातन प्रवृत्तियों के विध्वंस
आसानी से संभव नहीं है। इसके लिए इन्हें तोड़ना जरूरी है, इन पर प्रहार करना जरूरी है। इसी चीज को दर्शाने के लिए वह कहते हैं कि तोड़ो 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 से कविता का आरंभ करते हैं। और जब सृजन की बात करते हैं तो सृजन करने के लिए वह कहते हैं गोड़ो गोड़ो गोड़ो, मतलब उसको कहते हैं ना, जब हम पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं, उस जमीन को गोड़ते हैं, उसे खोदते हैं, उसमें ही पौधे को स्थापित करते हैं। तो वही गोड़ो, उस जमीन को समतल बनाओ, उसे उसके अनुकूल बनाओ जो पौधा आप लगाने जा रहे हैं, क्योंकि पौधा छोटा सा है, उसकी जड़ें बहुत कोमल हैं, और जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं वो भी बहुत ही बच्चे के समान हैं। धीरे धीरे वो लेंगे ना अपने परिपक्वता, तो उसके लिए जमीन, मन, मस्तिष्क उसके अनुकूल होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं गोड़ो, कह सकते हैं समांतर जमीन करो, उस पर ही वह उसका सृजन हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधन और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? वे कहते हैं मन की संकीर्णता, मन की जो एक कह सकते हैं बहुत ही क्या बोलते हैं संयमित, या बहुत ही कम लोगों तक हम अपने विचारों को रखते हैं। कहते हैं ना, कूप मंडूक हो से थोड़े से जगह पे रहते हो और सोचते हो कि यही तो दुनिया है। इस संकीर्णता को, अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को, जड़ताओं को जब तक ये जीवन में रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, वे आगे बढ़ने में बाधक बनेंगे। मन की सरसता और जीवन की सहजता अगर हमें चाहिए तो इन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। अगर नवीनता हमें अपने जीवन में चाहिए, हमें आधुनिक बनना है, लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करना है, तो नवीन विचारों का हमारे अंदर आना आवश्यक है। लेकिन वे कब आएंगे? जब हम इन सब चीज़ों को तोड़ेंगे। तभी वो कहते हैं वे झूठे बंधन टूटें, तभी तो हम जाने कि धरती में रस है। जब चट्टाने पत्थर धरती के ऊपर से हटेंगी तब, अदरवाइज हम सोचते हैं कि धरती बंजर है, इसमें कुछ नहीं उग सकता। लेकिन जब हम चट्टाने और धरती इन सबको हटाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ तो घास भी पनप रही है, पौधा भी पनप रहा है, वृक्ष का रूप ले रहा है। कितनी उपजाऊ धरती थी, लेकिन हमने तो इसे ऐसे समझा था। वैसे ही मनुष्य है, जब वह विचारों को रोक लेता है, अपने आप को बदलता नहीं है समय के अनुरूप, तो वह एक जड़ हो जाता है। और अगर उसे समाज में स्थापित होना है, लोगों के बीच अपनी पैठ बनानी है, एक लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं महान व्यक्तित्व के रूप में उभरना है, तो उसे अपने अंदर नवीनता का संचार करना ज़रूरी है। और उस नवीनता के संचार के लिए उसे जड़ हो गए विचार, पुरातन विचार, रूढ़ियों को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। आगे देखिए, 5वां प्रश्न है, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? वे कहते हैं किसी कार्य को सफलता से या एकाग्रता से या दृढ़ता से करना तभी संभव है जब मन प्रसन्न हो। मन में एक तरह की खींच हो, एक ऊब हो, तो वो हर चीज़ अधूरा छोड़ देता है। आप देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे, किसी चीज़ में मन नहीं लगता होगा, तो हर एक काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़कर आप हट जाते हैं। लेकिन जब आपका मन बहुत प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, तो हर एक चीज़ को आप पूरा करने का प्रयास करते हैं, चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे आपके शारीरिक कष्ट हो या किसी भी तरह का समस्या से आप घिरे हों, लेकिन आप उसे बीच में नहीं छोड़ते, आप उसे पूरा करके हटते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर एक खींच, एक ऊब, एक नीरसता, उदासीनता हमारे अंदर होती है, तो हम हर एक चीज़ को आधे में छोड़ते हैं। कवि वही कहते हैं, अपने मन की इस खींच को, इस ऊब को, ये जो असहज प्रवृत्तियां हमारे मन की हैं, इनको हटाना जरूरी है। जब मन एकाग्र नहीं होगा तब क्या होगा? इसी प्रकार के कार्य हमसे होंगे। ठीक है। आशा है आप सभी को ये प्रश्नोत्तर बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो हम गूगल मीट पर और भी ज़्यादा इसको अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।